नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका बेहद स्वागत करता हूं। बीओ एग्जामिनेशन जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए हम लगातार क्विज को भी देख रहे हैं और हमारी मॉड्यूल बेस्ड क्लासेस भी चल रही हैं जिसको कि आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं क्विज का, 5th वीडियो। ठीक, पिछले वीडियोज भी आप देख लीजिएगा, अगर आप तक आपने नहीं देखा है उसको नीचे आपको यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। ठीक, तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं कि वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन जी थे। ठीक, तो जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनकी रचना किसने की है? कृष्ण द्वैपायन जी ने, जिनको की वेदों की रचना और संकलन के कारण यहाँ पे वेद व्यास जी कह के पुकारा जाता है कई बार। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। वेदों को शब्द राशि और ज्ञान राशि माना गया है। ठीक, तो ये कथन भी हमारा ठीक है। वेदों के संबंध में जो है निगम एवं आगम शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं शब्द राशि और ज्ञान राशि के साथ। और जैसे तमाम तरीके के फैक्ट्स हैं, जैसे कि वेद शब्द जो है एक धातु थी विद, है ना, उससे निकला हुआ है। ठीक, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है उससे, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जैसे पाणिनि लेखक के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने वेदों को छंदस कहा था। ठीक, तो ये कथन भी हमारा ठीक है। इन सभी फैक्ट्स के साथ हम जो है ऑप्शन सी को इसमें चुनेंगे, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों ही रूपों में लिखा गया है। ठीक है, तो हमारे जितने भी वेद हैं मोस्टली ये पद्य भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में। ठीक, लेकिन यहाँ पे अपवाद स्वरूप जैसे यजुर्वेद जो है इसको अंशतः ये गद्य में है और कुछ पद्य में है। ठीक है, जो कि एक गायन की विधा होती है गद्य वाला। तो दोनों ही रूपों में मिलेगा आपको यजुर्वेद। ठीक, सी ऑप्शन को, सॉरी बी ऑप्शन को चुनेंगे। इनमें से किस विद्वान ने लैटिन भाषा में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया था? ठीक है, तो सबसे हमारा जो पुराना साहित्य और वेद माना जाता है ऋग्वेद ही है, उसका लैटिन भाषा में यहाँ पे पब्लिकेशन जो है स्टार्ट किया था इसने, आपका फ्रीडिस रोजन, जो बी ऑप्शन है, इसने किया था 1838 AD में। ठीक है, इसको वर्ष को भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? तो इसमें सी वाला गलत हो जाएगा। लिखा है ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या जो है 1022 है, तो ये गलत है। 1028 सूक्त हैं। ठीक है, बाकी के सब ठीक हैं। और जैसे इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, तो 10वां जो है सबसे लेटेस्ट है। ठीक, तो ये सब फैक्ट्स बाकी के जो हैं इसमें करेक्ट हैं। हम इसमें चुन लेते हैं इसको, सी वाले ऑप्शन को। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? देखिए, ऋग्वेद के बारे में चूंकि यहाँ पे फोकस इसलिए किया जा रहा है क्वेश्चंस में, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं ओल्डेस्ट होने के कारण इस वेद से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस ऋग्वेद का पाठ करता है उस पुरोहित को बोला जाता है होता। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ऋग्वेद में गंगा नदी जो है इसका उल्लेख कितने बार मिलता है आपको? ठीक है, तो गंगा नदी का उल्लेख तो मिलेगा सिर्फ एक बार। ठीक है, जो 10वां मंडल है उसमें। और यमुना की अगर हम बात करें तो उसका 3 बार मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ऋग्वेद के संबंध में ही कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, इनको हम चारों को पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए गलत जो है ऑप्शन डी है। ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है, चूंकि ये ऋग्वेद के बारे में जो है ये प्रिवेलेंट है कि इस पूरे वेद में जो है पुरुष जो देवता रहे हैं उनकी प्रधानता रही है। ठीक है, तो उसी क्रम में जो 7वां मंडल है ये सोम को समर्पित नहीं है, बल्कि जो वरुण देवता थे, है ना, वरुण, ठीक, उनको समर्पित है। तो ऑप्शन इसलिए ये डी वाला जो हमारा गलत हो जाएगा। और इसी 7वें मंडल में जैसे वशिष्ठ ऋषि के बारे में इसमें मेंशन मिलता है आपको, जो दशराग युद्ध के बारे में, 10 राजाओं के युद्ध के बारे में आप पढ़ते हैं उसका वर्णन मिलता है। ठीक, तो ये सब फैक्ट्स जो हैं इस 7वें मंडल से संबंधित हैं। बाकी के ऊपर के 3 जो हैं ये स्टेटमेंट्स हमारे ठीक हैं, तो इसमें डी को जो है चुन लेंगे हम। निम्न में से कौन सा एक सामवेद का उपवेद जो है नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए
सॉरी उपवेद है ये पूछा है, माफ कीजिएगा। तो सामवेद का उपवेद इसमें है गंधर्व वेद, है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। सामवेद के बारे में आपको पता ही है कि जो है ये जो भारतीय संगीत शास्त्र है उस पर बेस्ड एक प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक। जितने भी आप 7 स्वरों के बारे में पढ़ते हैं, सारे गामा जो होते हैं, उसका जो है उल्लेख यहाँ पे आपको मिलता है। सामवेद का जो ये पुरोहित है जो इसका पाठ करता है उसको उदाग्रित बोलते हैं, ठीक है। और सॉरी माफ कीजिएगा, उदाग्रित नहीं, उदागात्री होता है शायद, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे इसमें लगभग 1869 जो है मंत्रों की संख्या है, ठीक। तो ये सब फैक्ट्स जो हैं सामवेद के संदर्भ में है। अब यहाँ पे निम्न में से किस वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है, ठीक है। तो एंशियंट टाइम्स में जो है हाथियों को पालतू के रूप में जो है पाला जाता होगा, तो इसका उल्लेख मिलता है हमको यहाँ पे जो है यजुर्वेद में, ठीक। डी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे हम। इसके संदर्भ में जैसे इसमें 40 मंडल है, लगभग 2000 मंत्र हैं, ठीक। इसका जो पाठ करता है उसको अद्धर्वयु बोलते हैं, ठीक है। तो ये शब्द जो हमारे फैक्ट्स हैं यजुर्वेद के संबंध में हैं। निम्न में से किस वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के जो हैं यज्ञ हुआ करते थे। तो बेसिकली जो आपका यजुर्वेद है ना, सी ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद क्या था कि इसमें जो है यज्ञ की विधियां और कर्मकांड जो थे उन पर अत्यधिक जो है बल दिया गया है। तो इसी वजह से इसको जो है गति या कर्म का वेद भी कहा जाता है कई बार, ठीक है। और इसमें ही जो है ये राजसूय का यज्ञ जो देखते हैं ना, वो जिसमें सुना होगा आपने कि घोड़ा वगैरह छोड़ा जाता है, फिर जिसको जो पकड़ता है तो युद्ध वगैरह होता है। तो कुछ इस तरीके के जो राजसूय और वाजपेयी यज्ञ हैं ये सब का मेंशन आपको यहाँ पे मिलता है। अगला है कि निम्न में से किस वेद को ब्रह्म वेद जो है कहा गया है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित है हमारा अथर्ववेद से, ठीक। इसमें बेसिकली जो अथर्ववेद है इसमें जो है जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब जो है चीज़ें, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसको ब्रह्म कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ब्रह्मवेद भी इसी वजह से इसको कहा जाता है, जिसमें कि करीब 6000 के आसपास इसमें मंत्र हैं। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद में ही कुरु के किस राजा का उल्लेख है जिसे मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, ठीक है। तो इन राजा का नाम है परीक्षित, ठीक। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ऋग्वेद का 3य मंडल जो है निम्न में से किस से संबंधित है, ठीक है। तो विश्वामित्र जो हैं ऋषि विश्वामित्र, इनसे संबंधित है, बी ऑप्शन को हम चुनेंगे। अलग अलग जैसे देखेंगे ना, ये जितने 10 मंडल हैं इसमें तो सब किसी न किसी ऋषि से संबंधित है। जैसे चौथा वामदेव से संबंधित था, फिर 5वें में जैसे अत्रि ऋषि थे, 6ठे में भारद्वाज ऋषि से संबंधित था, ठीक है। तो उसी क्रम में यहाँ पे हमसे 3रे मंडल के बारे में पूछा गया था। विश्वामित्र को ही पहला धर्म गुरु माना जाता है, इसका उल्लेख इसमें मिलता है। और इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है, आपको ये पता ही होगा। अब ऋग्वेद के ही किस मंडल में कृषि मंत्रों का उल्लेख हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चरल मंत्रास जो हैं, कृषि से संबंधित मंत्र, तो ये मिलेगा आपको 4थे मंडल में, ठीक, जो कि वामदेव से संबंधित हमारा मंडल है। निम्न में से किस उपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन है, ठीक है। तो यम नचिकेता के संवाद के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये मेंशन है हमारा कठोपनिषद में, ठीक, जो कि किस हमारे वेद का उपनिषद है, तो ये यजुर्वेद का है, ठीक। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगला है कि पुराणों की संख्या जो है कुल कितनी है, ठीक है। तो पुराणों की संख्या आपको पता होगा 18 है। वेदांगों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी संख्या 6 है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स को भी ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा एक वेदांग नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 6 वेदांग होते हैं, जिसमें कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, है ना। तो यक्ष जो है ये यहां से गलत है। अगला है ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार वाणिज्य का जनक यानी कॉमर्स के बारे में जो आप पढ़ते हैं, इसका जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से इसमें जो ये पोसीडॉन है ना, इनको माना जाता है। तो नाम ध्यान रखिएगा, इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला है मध्य हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय रेंजेस के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो है मध्य हिमालय की जो श्रृंखला है उसमें देखेंगे तो यहाँ आप जो इधर लद्दाख और जम्मू कश्मीर का रीजन देखते हैं, तो यहाँ पे हम इन जो है ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना,
पीर पांजाल रेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इनमें देखेंगे तो सबसे लंबी जो दी हुई ऑप्शंस में से है ये हमारा पीर पांजाल रेंज ही है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच जो स्थित हिमालय का भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसको हम जानते हैं असम हिमालय के नाम से। ठीक, इन प्लीज जितने भी ये हिमालय रेंजेस से संबंधित क्वेश्चन हैं इनको मैप में एक बार देखेंगे तो आपको वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न में तो फिलहाल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जो है जो काली रिवर है और तीस्ता रिवर है, ठीक, इनके मध्य जो हिमालय का भाग स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कमेंट करके बताइएगा जरा। अगला देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है रॉक्स के फॉल्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपने जो है फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो धारवाड़ जो रॉक्स हैं इनका निर्माण हुआ है इसमें आर्कियन क्रम जो है, ऑप्शन ए को हम चुनेंगे। इसमें बेसिकली इसके बारे में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो धारवाड़ रेंजेस हैं इन रॉक्स में बेसिकली ये काफ़ी जो है मिनरल से भरपूर हैं, जिसमें कि आपको गोल्ड है ना, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम ये सब जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। अगला है, रामगिरी की पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ईस्टर्न घाट के अंतर्गत जो महेंद्र पर्वत है ना, उसका हिस्सा है। अन्नामलाई पहाड़ियां किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? ठीक है, तो यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया में आप देखेंगे तो केरला और तमिलनाडु का जो रीजन है ना, इनकी बाउंड्रीज पे जो है ये स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा चुनेंगे? बी वाला। मैप में प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास हिल्स से संबंधित ही कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं जिसमें से बताना है कि कौन सा असत्य यानी कि गलत है। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स को आप देख लीजिए। ऑप्शन ए इसमें गलत है। महादेव कैमूर पहाड़ियां लिखा है महाराष्ट्र में है, पर ये गलत है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी के ऑप्शन जो है हमारे ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ियों के बारे में आप पढ़ते हैं तो पूछा वही जा रहा है कि सतपुड़ा हिल्स जो है किसका भाग है? ठीक, तो ये जो हमारा इधर वेस्टर्न पार्ट में डक्कन प्लेटू का रीजन है ना, उसका भाग है ये। अगला देखिए, भारत में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम किस वर्ष में रखा था? तो एम.एन. रॉय साहब जो थे ये बेसिकली कम्युनिस्ट जो विचारधारा होता है उससे संबंधित थे। इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम 1934 में जो है डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ठीक, डी ऑप्शन को चुनेंगे। इसके बाद जो है फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित करने की मांग होती है। तो इस तरह से जो क्रम चलता है हमारा, जो फाइनली जाके 46 में आके यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ पे ये ईयर इंपॉर्टेंट है। 1938 में कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यानी कि एडल्ट जो सफरेज होता है, जो 18+ के ऊपर के लोग वोट कर सकते हैं, उनके द्वारा चुनी गई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान का निर्माण होगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट था। इसमें से ऑप्शंस पूरे यहाँ पे देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक, इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और जो है यहाँ से थोड़ा इसमें ये चीज़ देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन का भाग जो है यहाँ ऑप्शन वाले पार्ट में दिखेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इनमें से किस योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का जो है गठन होता है भारत का संविधान बनाने के लिए? तो आपको याद होगा कि जैसे क्रिप्स मिशन आया था तो वहां पे उनकी मांगों को अस्वीकार किया गया, तो उसके बाद कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय उसको भेजा गया था। ठीक, तो इनकी योजना पे यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनकी सिफारिशों पे फॉर्म हुई नवंबर 1946 में। ठीक है, इसमें 3 सदस्य कौन थे? आपका जो है पैथिक लॉरेंस और ये स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। निम्न में से कौन सी महिला जो है संविधान सभा में शामिल नहीं थी, ये बताना है। तो आपको पता है कि जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें से सभी जो जाति धर्म समुदाय थे और महिलाओं का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन रहा। तो उसी क्रम में 15 महिलाएं थीं। तो इसमें जो है अरुणा आसफ अली जो हैं ये शामिल नहीं थी। 15 महिलाओं के नाम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, और इसके बाद एक जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता। ठीक है,
मालती चौधरी, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, दक्षायनी विलियादुन करके नाम था एक लोग थी, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये कुल 15 महिलाएं जो थी इसमें शामिल थीं। संविधान सभा की कार्रवाई से संबंधित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव था, निम्न में से किस तिथि को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। ठीक, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको प्रस्तुत किया उसके प्रस्ताव के साथ, और ये पास हुआ 22 जनवरी 47 में। ठीक है, जो कि बाद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसके रूप में एक तरीके से बदला। तो बी ऑप्शन को चुनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही अंतर्गत एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसको गठित किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 6 और अन्य सदस्यों के साथ 7 लोगों की टीम बनी। ठीक, जिसको कि टास्क दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है उसको तैयार करने का। तो उसी क्रम में एक सदस्य थे BL मित्रा, है ना। तो इनके स्थान पे जो है कुछ समय के बाद कौन इन्होंने मतलब किसने इनका स्थान लिया, तो 48 में जो है यहाँ पे इनके स्थान पे N माधव राव जो है उन्होंने स्थान लिया था। और DP खेतान जो मेंबर हैं इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमचारी जो हैं उन्होंने स्थान लिया था। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, जो हमारा स्टेट एम्बलम है भारत सरकार का, जो राज्य चिन्ह है जिसको कि वाराणसी में सारनाथ के अशोक स्तंभ यहाँ से लिया गया है, तो इसमें से इसको किस तिथि को अपनाया गया। ठीक है, तो हमारे जैसे स्टेट एम्बलम हो गया, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, है ना, राष्ट्रीय गीत, इन सब चीज़ों को किस किस डेट को अडॉप्ट किया गया है, ये काफ़ी एक्सपेक्टेड होता है, हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेट एम्बलम है इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ध्यान रखेंगे। अभी ये कुछ दिनों पहले चर्चा में ये था कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है तो उसके टॉप पे जो है काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर जो है इसको बनाया गया है, इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसमें जो शेर की प्रतिमा है उसको दहाड़ते हुए दिखाया गया है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से काफ़ी विवादों में रहा था। तो अभी आने वाले टाइम में काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि इससे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं सबके बारे में एक बार डिटेल में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र यानी इकोसिस्टम जो है मैन मेड है यानी मानव निर्मित है। तो दो प्रकार के हमारे होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, दूसरे मैन मेड जो इकोसिस्टम्स हैं। तो जैसे नेचुरल में तालाब, झील, घास के मैदान, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये सब हो गया। और उसी क्रम में अगर हम देखें तो जो एक्वाकल्चर पॉन्ड यानी तालाब है ये हो गया। ठीक, जैसे खेती करने के लिए जो खेत तैयार किए जाते हैं, आप अपने घरों में बगीचा बनाते हैं या लॉन बनाते हैं। ठीक है, मछलियों का जो एक्वेरियम होता है, तो ये क्या है, ये सब इकोसिस्टम है जो कि मैन मेड है। अगला है किसी व्यक्ति के गहरी सांस लेने पर, अगर मान लीजिए वो किसी तराजू पे खड़ा है ना, तो उसकी रीडिंग जो है वो क्या होगी। तो सांस जो है गहरी सांस लेने या सांस बाहर छोड़ने दोनों की परिस्थिति में तराजू की जो रीडिंग है वो घटेगी, है ना, यानी उस व्यक्ति का वजन जो है वो कम दर्शाएगा। तो ऐसा किस कारण से होता है, जरा हमको कमेंट करके बताइए। तो भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में एक स्टेटमेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। चूंकि उस समय की मोस्ट डोमिनेटेड पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसी के सर्वाधिक जो मेंबर्स कह लीजिए पॉलिटिकल पार्टी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहे। तो उसी क्रम में ये स्टेटमेंट दिया गया कि चूंकि कांग्रेस ने ही जो है कांग्रेस से ही मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और कांग्रेस ही जो है उस समय का भारत था। तो ग्रेवनिल ऑस्टिन जो है ये करेक्ट हो जाएंगे इसमें। अगला है वयस्क मताधिकार, यानी कि जो एडल्ट सफरेज होता है, जो वर्तमान में कितना है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष का व्यक्ति जो है वोट डाल सकता है। तो वयस्क मताधिकार पर जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो किसने जो है वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की गुहार लगाई थी कि जब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें इफेक्ट में आ जाए तो 15 वर्ष तक ऐसा जो है कॉन्सेप्ट न रखा जाए। तो चूंकि उस समय 21 वर्ष था, बाद में इसको घटा करके 18 वर्ष किया गया है। तो यहाँ पे 15 ईयर्स के सस्पेंशन की बात की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। ठीक, आपको ये बताना है कि 18 वर्ष का जो प्रावधान एडल्ट सफरेज का किया गया है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन रहे अंबेडकर जी, तो
कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करने में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई, सबको पता है। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनका निधन जो है निम्न में से किस तिथि को हुआ? तो डेथ इनकी हुई थी 56 में, 6 दिसंबर 1956। तो यहाँ पे डेट याद रखिएगा, ठीक है। और 14 अप्रैल को ही जो है यहाँ पे इनकी जयंती के अवसर पर जो है हमको इस डे को सेलिब्रेट भी करते हैं हम प्रतिवर्ष। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किस वर्ष में किया है? ठीक है, तो देखिए अभी जैसे रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो कभी ना कभी ब्रिटिश हुकूमत के अंदर रहीं, तो वो उसके मेंबर्स हैं वर्तमान में। तो यहाँ पे जो है इंडिया का एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री कॉमनवेल्थ मेंबरशिप जो है अप्रूव की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा मई 1949 में। निम्न में से कौन सी राशि जो है सदिश राशि है? तो आप दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर, है ना। तो वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा मोमेंटम, है ना, संवेग। ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसका फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे। तो जैसे मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, संवेग को, तो पी इक्वल्स टू मास इंटू ये वेग होता है, यानी कि m इंटू वी वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। काइनेटिक और जो एनर्जी है ये सब हमारी अदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य जो है कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? तो पहले ही हमने आपको ऊपर बता दिया था भी कि यहाँ पे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर ये थे। वेवेल जो थे ये नहीं थे। संवेग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी कि अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था मोमेंटम के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है, यानी कि अभी फॉर्मूला ही हमने बताया था P इक्वल्स टू m इंटू वी, ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु जो गतिमान है उसमें ये हमारा संवेग यानी कि मोमेंटम होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल पहला ठीक है। दूसरा है दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनशील या संरक्षित रहता है। मान लीजिए किसी दो हमारी वस्तुएं हैं आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा संवेग होगा वो संरक्षित यानी कि अनचेंज्ड हो जाएगा, ठीक है, कंजर्व होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। इसमें एक फैक्ट और ध्यान रख लीजिएगा कि हमेशा जो हमारा ये मोमेंटम यानी संवेग है, इसकी जो SI यूनिट है ये भी कई बार पूछी जाती है। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति में कितने जो है वॉट होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं 746। चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता यानी कि जो है को चेयरिंग जो है किसने की है इसमें से? तो भारत की तरफ से यहाँ पे शामिल थे RK सिंह, है ना, जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में डार्क थॉन 2022 का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो डार्क वेब के जो है संदर्भ में जो हमारा ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इन्होंने इसको आयोजित किया था। इसमें जो है इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग और इस तरीके के जो सब्सटेंसेज हैं इनके ऑनलाइन एक्सचेंजेज और इन सब को रोकने के क्रम में इसको जो है आयोजित किया गया था इनके द्वारा। तो हम डी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अगला है शिक्षा मंत्रालय ने प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो हमारा एडल्ट एजुकेशन है, ठीक है, तो इसके सभी पहलुओं को कवर करने के लिए रिसेंटली किस अवधि के लिए एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है इसकी एक नई स्कीम को मंजूरी दी है। तो ये स्कीम जो है 2022 से 27 के मध्य जो है जितने भी एडल्ट एजुकेशन से संबंधित हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करेगी। तो ध्यान रखेंगे टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कोयला उत्पादन जो कि 157 मिलियन टन के आसपास रहा, इसको पार करने के साथ निम्न में से कौन वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी बन गई है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2021-22 का हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे ऑलमोस्ट 157 मिलियन टन का जो है प्रोडक्शन करने के साथ जो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी है, दिस इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट कोल कंपनी जो है हो गई है इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसका नाम। नेक्स्ट है कि विच सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया? ठीक है, तो पूरा हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है यहाँ पे फर्स्ट सिटी कौन सी बन गई है? विच हैज सेट अ टारगेट एंड डिटेल्ड फ्रेमवर्क टू जीरो आउट
कार्बन एमिशंस बाई 2050 यानी 2050 तक। ठीक है, तो देखिए जो है कार्बन एमिशन जो वातावरण में होता है तो पूरी तरीके से इसको कट करके एकदम शून्य करना है लक्ष्य इस सिटी का, जो कि है मुंबई। इन्होंने ये टारगेट जो है सेट किया है, तो बी ऑप्शन जो है इसको चुन लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो साउथ एशिया का हमारा जो है पहला शहर बन गया है। और टाइम पीरियड यहाँ रखेंगे, चूंकि अलग अलग संस्थानों के द्वारा कुछ आजकल टारगेट जो सेट किए जा रहे हैं, जैसे किसी का 2030 है, इसमें 2050 है ना, 2070 ओवरऑल है, तो इन सब वर्षों को भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक, तो इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। ठीक, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस को प्लीज देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हैं ये। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।